हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रल फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल फोर्स किसी भी पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस फोर्स को हम कहेंगे स्टूडेंट सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स को समझेंगे किस तरीका से हम। तो लेट सपोज दैट हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट ओ कंसीडर किया स्टूडेंट हमने, और इस ट्राजेक्टरी में, इस पाथ में, इस कर्व पाथ में लेट सपोज दैट पार्टिकल मूव कर। तो अगर पार्टिकल मूव करेगा इस ट्राजेक्टरी में, तो इस पर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पर। ओके, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक सेंट्रल फोर्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स में भी दिस टाइप भी हो सकता है। ये फिक्स पॉइंट है हमारे पास, और हमारे पास एक कर्व्ड पाथ इस तरीका से है। तो हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स है स्टूडेंट, उसको हम इस तरीका से शो करेंगे टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो लेट सपोज दैट दिस इज पोजीशन वेक्टर। ओके, और ये हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल है। ओके, तो इट मे बी दिस टाइप ऑफ। ओके, ये सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है। और मैथमेटिकली सेंट्रल फोर्स को स्टूडेंट हम इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर। ओके, और इसको हम इस तरीका से लिखते हैं, या सिंपली इसको लिख सकते हैं इस तरीका से एफ आर। ओके, और जो कि जिसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, प्लस माइनस आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स। सो इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ आर इज रिटन एज, प्लस माइनस हम पहले लिख लेते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट आर वेक्टर डिवाइड बाई आर। दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट। द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल, द फोर्स एक्ट on a particle in such a way, in such a way, in such a way directed towards a fixed point or away from fixed point, and and its magnitude only depends on the magnitude of distance magnitude of distance distance r from fixed point. इट इज क्लियर? ओके, ये डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारे पास सेंट्रल फोर्स की। ओके, सो यहाँ से स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो दिस इज सेंट्रल फोर्स डेफिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। सो वन बाय वन प्रॉपर्टीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो चलिए, when a particle moving under influence of central force, then the torque acting on it is zero। तो स्टूडेंट हमें टॉर्क जीरो मिलता है जब कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करता है। तो कैसे प्रूफ करें स्टूडेंट? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, इट इज क्लियर?
ठीक है। तो स्टूडेंट जो सेंट्रल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज प्लस माइनस, और इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ आर डिवाइड बाई आर, और दिस इज आर वेक्टर। ओके, दिस इज अवर सेंट्रल फोर्स मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर इस एफ के प्लेस पर इसको रख सकते हैं, तो हमारे पास मिलेगा स्टूडेंट आर क्रॉस एफ वेक्टर के प्लेस पर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रख लें तो वी गेट एफ आर डिवाइड बाई आर, और हम लिखेंगे यहाँ पर आर वेक्टर। सो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, जो ये हमारे पास स्केलर टर्म है उसको हम बाहर ले लेंगे। ओके, ये स्केलर टर्म है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एफ आर डिवाइड बाई आर, दिस इज आर क्रॉस आर वेक्टर। सो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो सेम वेक्टर्स है ना, एंगल्स के बीच में एंगल सॉरी, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का के बीच में जो एंगल है वो जीरो होगा तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। यानी सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दैट मींस कि दिस वैल्यू गिव्स जीरो वैल्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें पता चल गया कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स अंडर अ सेंट्रल फोर्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स L remains conserved। तो इसको किस तरीका से हम प्रूव करें, तो स्टूडेंट इससे पहले हमें पता चल गया कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल व्हेन एग्जीक्यूटिंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स, तो हमारे पास टॉर्क जीरो होगा। सो वी नो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो। ओके, सो टॉर्क की डेफिनेशन एक और होती है, दिस इज रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको टॉर्क से डिफाइन करते हैं। सो यहां से हमारे पास किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें फाइनली मिलेगा एल इज कांस्टेंट। ओके, सो यहां से प्रूफ हुआ कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेंट्रल फोर्स मोशन इज अ प्लेनर 2D मोशन। दैट मींस कि r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द L वेक्टर। तो हमें पता है स्टूडेंट L वेक्टर इज एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ओके, L वेक्टर इज डिफाइंड एज r क्रॉस p वेक्टर। अगर हम एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें बोथ साइड r वेक्टर से, हमें किस तरीके से मिलता है, तो अगर हमने बोथ साइड स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया स्टूडेंट, दिस इज L वेक्टर और दिस इज r वेक्टर डॉट r क्रॉस p वेक्टर। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट ये हमें मिलेगा r डॉट l वेक्टर। ठीक है, और हमें यहां से देखो एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दैट मींस कि हमारे पास r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर मिल जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट के प्लेस पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। तो r क्रॉस r वेक्टर गिव्स जीरो वैल्यू। ओके, सो फाइनली वी गेट जीरो वैल्यू। सो यहां से हमें मिला स्टूडेंट r डॉट l वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो ये पॉसिबल कब है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है स्टूडेंट, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मींस r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू l वेक्टर। तो यहां से प्रूफ हो गया स्टूडेंट कि जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स मोशन होता है वो एक 2D और प्लेनर मोशन होता है, और r वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू l वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को भी यहां पर सेटिस्फाई करेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट। तो जितने भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो उसमें एक और फोर्स होता है दैट इज सेंट्रल फोर्स, भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सेंट्रल फोर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, जिसमें हम लेट कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स है उसको हम इस तरीका से डिनोट करते हैं। लेट सपोज दैट कि हमारे पास प्लस माइनस के पावर के आर एन। लेट हमारे पास कोई एक सेंट्रल फोर्स है जिसको हमने
nth पावर के टर्म में डिनोट किया. सो इट इज कॉल्ड nth पावर लॉ ऑफ फोर्स. ओके, दिस इज nth पावर लॉ ऑफ फोर्स. ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स में हमारे पास एक फोर्स हम चूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड nth पावर लॉ ऑफ फोर्स. अब देखिए, अगर हमारे पास एक फोर्स फंक्शन गिवन है और हमें उस पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इसको इस एक्सप्रेशन में रखेंगे. तो इस एक्सप्रेशन में जैसे हम इसको रखेंगे तो हमारे पास किस तरीका से हमें एक्सप्रेशन मिलेगा. तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे. लेट सपोज दैट हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं. ओके, तो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर किया f का, तो हम लिखेंगे माइनस के डिवाइड बाई आर पावर n और इक्वल टू नेगेटिव डी यू बाई डी आर कंसीडर किया. अब स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा. तो गायब होने के बाद हमारे पास डी यू का एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा. डी यू इज रिटन एज दिस इज आर के आर पावर माइनस n इंटू डी आर लिख सकते हैं. अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें स्टूडेंट, तो हमें किस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा हम उसको चेक करते हैं. ठीक है, तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट यू पोटेंशियल एनर्जी. ओके, और इसके बाद इस टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पावर पहले आएगी. सॉरी, पावर के उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आर माइनस एन प्लस वन डिवाइड में माइनस एन प्लस वन लिखेंगे. बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें मिल जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास मिलेगा इस तरीका से. हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिए यहाँ से, तो माइनस के और इसको लिखेंगे स्टूडेंट आर पावर माइनस कॉमन लिए और वन माइनस एन लिखेंगे और इसको लिखेंगे स्टूडेंट, हमने माइनस कॉमन लिया तो वन माइनस सॉरी इसको इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज n माइनस वन लिखेंगे. ओके, और इसको भी n माइनस वन लिखेंगे, दिस इज n माइनस वन. और माइनस कॉमन लिया था उसको हमने ऊपर लिख दिया. चलो मैंने दोबारा इस तरीके से लिख लिया. तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ पर रखें तो हमें मिल जाएगा माइनस के और दिस इज r पावर माइनस n माइनस वन अपॉन n माइनस वन प्लस c. अब देखिए, बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास एट r इक्वल टू जीरो पर, एट r इक्वल टू जीरो पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट, वो हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं, है ना. तो अगर r इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो उस केस में हम क्या रख लेंगे, c के प्लेस पे आ जाएगा जीरो. ठीक है, तो इनिशियल कंडीशंस को यूज करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है. सो फाइनली हम इसको और फर्दर लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आर मिलेगा स्टूडेंट, माइनस के आर पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइड, इसको इस तरीका से लिखें अगर सही फॉर्मेट में लिखें तो के डिवाइड में और एन माइनस वन लिखेंगे स्टूडेंट और पावर आर पावर एन माइनस वन लिखेंगे और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का टर्म मिल जाएगा. अगर हमें फोर्स इस फॉर्मेट में गिवन है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. अगर इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें स्टूडेंट, तो स्पेशल केसेस हमारे पास क्या रहेंगे, तो स्पेशल केसेस फर्स्ट स्पेशल केस, इफ वी कंसीडर आर की पावर अगर हम माइनस वन कंसिडर करें, लेट सपोज दैट n के प्लेस पर हम माइनस वन कंसिडर करें, इफ n इक्वल टू माइनस वन, तो उस केस में हमारे पास फोर्स किस तरीका से बनेगा. तो फोर्स किस तरीका से बनने वाले स्टूडेंट हम उसको देखते हैं. तो फोर्स हमारे पास बनेगा, दैट इज फोर्स इज रिटन एज प्लस माइनस के आर. ओके, हमने इन प्लेस ऑफ n माइनस वन रखा तो हमारे पास के आर के टर्म में हमारे पास फोर्स मिलेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरीका से मिलेगा, तो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी के जो हमें जो टर्म मिलेगा उसको हम किस तरीका से लिखेंगे, तो वो हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा. तो उस फॉर्मेट में देखो हम इन प्लेस ऑफ n अगर माइनस वन रखेंगे तो हमें किस तरीका से यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगा.
लेट पुट द वैल्यू ऑफ n -1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरीके से मिलेगा, यू आर टर्म। हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पर वैल्यूज को भी रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज माइनस के, और इन प्लेस ऑफ n हमने -1 रखा है, -1, ओके। और फिर वहां पर r है, दिस इज -1 माइनस 1, ओके। सो यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, दिस इज -1 प्लस, सो यहाँ से लिख सकते हैं हम दिस इज k/2, और ये पावर हमारे पास बन जाएगी r पावर -2। तो इसको लिख सकते हैं u एज अ फंक्शन ऑफ r इज रिटन एज हाफ k r स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये केस किसका है स्टूडेंट, ये हमारे पास दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है। नेक्स्ट केस होगा स्टूडेंट हमारे पास, हम कहां पे लिखें, चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम यहां पर नेक्स्ट स्पेशल केस को लिखेंगे यहां पर। सो केस 2 है हमारे पास स्टूडेंट, इफ n इक्वल टू 2। अगर हम इन प्लेस ऑफ n यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा, F इज प्लस माइनस k डिवाइड बाय r स्क्वायर, ओके। सो स्टूडेंट ये जो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स का एक्सप्रेशन है। तो दिस इज इनवर्स स्क्वायर फोर्स एक्सप्रेशन, ओके। तो ये एक्सप्रेशन किसका है स्टूडेंट, इनवर्स स्क्वायर फोर्स। तो इनवर्स स्क्वायर फोर्स के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरीके से मिलता है, तो उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम u r का फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ n 2 रखेंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज माइनस के, ओके। और यहाँ पर इन प्लेस ऑफ n हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 -1, और इन प्लेस ऑफ r पावर यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 -1, ओके। सो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिलेगा स्टूडेंट, माइनस के डिवाइड बाई 2 -1 1, और r पावर 2 -1 इज 1। तो दिस फॉर्मेट हमें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सो स्टूडेंट हमें अगर पोटेंशियल फोर्स इनवर्स स्क्वायर फोर्स में गिवन होगा और हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस तरीका से मिलेगा। सो आप लोगों को ये एक्सप्रेशन पता होगा जब हमें कोलम्स लॉ पता होता है ना। कोलम्स फोर्स इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है, बिकॉज वो इस फॉर्मेट में होता है स्टूडेंट, देखिए k/r² के टर्म्स में होता है। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स को, F इज रिटन एज G m1m2 डिवाइड बाई r², और कोलम्स फोर्स को लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज q1 q2 डिवाइड बाई r²। तो ये वाला टर्म, ये दोनों कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो हम इसके प्लेस पे इस तरीके से लिख सकते हैं, F इज रिटन एज k डिवाइड बाई r², और इसके प्लेस पे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू k डिवाइड बाई r²। तो दोनों फोर्सेस में देखिए, कूलम्स फोर्स देखें या ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, दोनों ही हमारे पास इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं स्टूडेंट, इनवर्स स्क्वायर फोर्स। और दोनों फोर्सेस के लिए हम अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो हमें k डिवाइड बाई r के टर्म्स में मिलेगा। इट इज क्लियर है स्टूडेंट। आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।